उत्पादन में बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका है। 50 से 60% कार्य जो खेतों पे है वो महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं, जब कृषि का उत्पाद को बाजार तक लेके जाने की काम होती है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग होता है, उसमें वैल्यू चेन के काम में महिलाओं की भागीदारी कम है। इसलिए महिलाओं को उनके कार्य करने के बावजूद इकोनॉमिक बेनिफिट जो है कम मिलता है। इस पे हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने वैल्यू चेन स्टडी करी। इसके द्वारा हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि वैल्यू चेन्स में, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स में कहाँ पे महिलाओं का भागीदारी बढ़ सकता है। इससे हमने कई सारे और ऐसी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ भी निकाली, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद आपको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का काम है, इसमें महिलाएं करके अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। लेकिन ऑल्सो अंडरटेक एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि वो वर्मी कंपोस्टिंग है, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद एक एक्टिविटी है। वो साइड में एक वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकती है, मशरूम प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। इस तरह के तमाम नई नई एक्टिविटी जो है महिलाएं कर सकती हैं, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़ सके और वैल्यू चेन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। ऐसा कोई प्रपोजल आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी कंसर्न किया है, अभी कोई डिस्कस वगैरह नहीं? हम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और नाबार्ड के साथ अक्सर इन मुद्दों में बात करते हैं, एंड वी आर गेटिंग गुड सपोर्ट स्पेशली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक विभाग है, यूपी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोग्राम, यूपी टास्क। उन्होंने हमको सपोर्ट किया करीब 19 FPO सेटअप करने के लिए, जिसका खास करके फोकस होगा एक ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का, जो कि जितना पूरा हमारा गंगा का कैचमेंट एरिया है, सो गंगा के नदी के किनारे अराउंड जो है पूरे यूपी में ये FPO जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यूपी टास्क को प्रमोट करा और ग्रामीण फाउंडेशन में गवर्नमेंट से पार्टनर कर रही है। सर कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत ज़्यादा आती है, तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं। ऑर्गेनिक जो है अभी मतलब एक तरह से छोटे स्तर पर शुरुआत हुई हमारे देश में, लेकिन जैसे जैसे कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस बढ़ती है और द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम ए न्यूट्रिशन परस्पेक्टिव, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ गुड इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, देन the consumer is willing to pay a higher price for these commodities. So long term में of course farmers will have benefit, लेकिन उसका पूरा वैल्यू चेन आपको प्रोडक्शन से लेके और कंज्यूमर तक पूरा वैल्यू चेन जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में या नेचुरल फार्मिंग के बारे में आप कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक वो उसके लिए एडिशनल पे नहीं करेगा। सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कि ट्रेसिबिलिटी हो, कि एक्चुअली जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं कौन से फार्म से आया, उसके अंदर कौन सा इनपुट गया, हम इसको ऑर्गेनिक है वो वाकई ऑर्गेनिक है या नहीं है। तो जब वो ट्रेसिबिलिटी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा वो कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा, तब ये कार्य हो सकता है। Are incredibly important for women smallholder farmers, primarily because they do not have access to extension services, information, agri-technologies, and other types of financial services that men smallholder farmers primarily have. So digital innovations actually supports women to be able to access all of this through the support of agents that they typically work with already. So the combination, what we call technology plus touch, is an incredibly invaluable way and model in which women smallholder farmers can gain access to these types of services on a regular basis, products and services. So technology and touch, what is it? It's really about having agents on the ground who support these women farmers, so self-help group role models, or agents that work with other NGOs or private sector partners or FPOs. And these are the agents that work with these women to gather their feedback. And feedback is so important for women to be able to give and for the agent to also receive. What is working, what is not working, so that you can shift the products and services accordingly and meet women where they are. Tech platforms, digital innovation platforms have the ability to be robust in that way, which is why they're so crucial and important. And not only agents, the actual platform itself provides data insights for groups like farmer producer organizations to make important business decisions for themselves about women smallholder farmers. So the more they know about those clients that they're serving and shareholders that are a part of their FPO, the more they're able to ensure that their business operations can include women smallholder farmers.
So digital platforms play this role of providing access to the services and products that women need, but also help involve a more inclusive business environment for women smallholder farmers. Thank you so much. Thank you so Ma'am, much. what does role technology adoption plays in a transforming of lives of the smaller farmer, and how does Grameen Foundation India integrate digital solution into their program? Yeah. So I can talk a little bit more about Global Grameen Foundation. Or would you like me to talk Yeah, about transformation of lives of the smaller farmers. smaller farmers? Yeah. So, for example, with this particular project, the Mandi project that we're talking about today in the conclave, देखिए, ज़्यादातर जो काम है कृषि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इस बात से सब लोग वाकिफ़ हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महिलाओं का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है इस विषय के ऊपर एक अलग संस्थान भुवनेश्वर में खोला हुआ है। और जो हम लोगों का शोध के माध्यम से विशेष ध्यान यह है कि जो क्रियाकलाप महिलाओं के द्वारा कृषि क्षेत्र में किया जाता है उसमें उनकी जो ड्रजरी है, काम करने में अधिक समय तक खड़ा होना, जैसे धान की रुपाई करनी है तो झुक करके रुपाई करनी होती है, इस तरह के जो ऑपरेशन हैं उनको किस तरह से हम यांत्रिक सुविधाओं के द्वारा उनकी ड्रजरी को कम करें, इस चीज़ के ऊपर विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण संस्था जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है, विशेष रूप से जो फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है और महिलाओं की भागीदारी को कृषि के क्षेत्र में लेकर के इस क्षेत्र में इस संस्था का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय है। तो मैं विशेष रूप से ग्रामीण फाउंडेशन और दूसरे सभी जो सदस्य इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, चाहे वो BMGF हो, चाहे GIZ हो, चाहे स्विस फाउंडेशन हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, इन सभी लोगों की सहयोग की मैं सराहना करता हूँ। थैंक यू। ठीक है सर। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली उनकी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर जो कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड हैं, उनके साथ ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने काम किया है पिछले 2.5 साल में एक मंडी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें वॉलमार्ट फाउंडेशन से सपोर्ट था। इस कार्यक्रम में एक सुंदर बात ये थी कि एग्जिस्टिंग FPOs के साथ काम किया गया। अभी इंडिया भर में बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें कि नई FPOs बन रही हैं, तो उन पर लर्निंग आ रही है, लेकिन मैच्योर FPOs के साथ काम करना एक अलग काम है। तो इस तरह के काम में जब उनके साथ जुड़े हैं तो हम लोगों ने जो 4 बिंदुओं पे काम किया, उससे जो हमारा एक्सपीरियंस निकला है, जिसमें हमने कुछ सीखा भी है, कई जगह पर हम कम भी पढ़े हैं, वो सब भी हम इस फोरम के माध्यम से बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली शेयर करेंगे, ताकि और भी जो स्टेक होल्डर्स और भी जो लोग, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फार्मर्स की अपनी कंपनीज हैं, वो कैसे हमारी सीख से सीख सकते हैं, हम उनसे कैसे सहयोग ले सकते हैं आगे जाके, इस पर हमने बात की। तो कुछ चीज़ें जो मुख्य हमको इस पूरे प्रोजेक्ट से जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनके हमने 3-4 अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स बनाई हैं। पर एक दो जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होने पर हम एक असेसमेंट करते हैं, वो तो पैरामीटर्स जो हमने सेट किए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, डिजिटल इंक्लूजन मतलब डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल बढ़ेगा, उन सब में तो हम आगे बढ़े हैं। लेकिन जो हमने क्वालिटेटिव भी स्टडी किया थोड़ा इन डेप्थ, उससे हमको कुछ और परतें जो हैं सीख और परतें आई। कई चीज़ें ऐसी आई हैं जिनमें बदलाव सिर्फ हम नहीं कर सकते, जैसे लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। हमारे कुछ FPOs एक्सपोर्ट करने लगे, उन्होंने खुद इस दौरान जो है ट्राई किया फ्रूट वेजिटेबल्स का एक्सपोर्ट पेरिशेबल है, तब रियल चैलेंजेस सामने आए कि लॉजिस्टिक चैलेंजेस क्या हैं, कोल्ड चेन नहीं डेवलप्ड है, रखेंगे कैसे, वहाँ पर जब एक्सपोर्ट हो गया वहाँ पर ट्रेसेबिलिटी नहीं है, हमारा माल किसी से मिल गया, इसको कौन चेक कर रहा है। इस तरह के जो माइन्यूट प्रॉब्लम्स हैं वो बड़े क्लियर निकल के आए हमारे साथ। फिर हमने जो विमेन की भागीदारी के ऊपर काम किया FPOs के साथ, तो हमने नंबर्स बहुत अच्छे से बढ़ाए हैं, मतलब इन द सेंस कि मेन ने खुद अपना पोजीशन रिलिंक्विश करके हाउस होल्ड में विमेन को स्पेस दिया है कि आप बोर्ड मेंबर्स बनिए, और उस तरह से विमेन के पार्टिसिपेशन की शुरुआत हुई है, जिसमें भी अभी लंबा जाना है, क्योंकि नंबर बढ़ाना और पार्टिसिपेट करना एक चीज़ है और उसके बाद अपनी चीज़ों को आगे रखना दूसरी बात है, उस पर और काम हम लोगों को करना है। फिर काफ़ी सारी रिस्क रिलेटेड चीज़ें हैं, पेमेंट्स हुआ कि नहीं, आपने ट्रांजैक्शन कर दिया, सामान भेज दिया, क्वालिटी एश्योर हुआ कि नहीं, उस पर भी हम लोगों ने ये सीख लिया है कि किस तरह से FPOs के साथ आगे जाके काम किया जा सकता है। एक मुख्य चीज़ जो सबके लिए मैसेज ये है कि अलग अलग एज की FPOs के साथ अलग अलग तरह का स्ट्रैटेजी, अलग अलग तरह का प्रोग्रामिंग की आवश्यकता है। हम सोच रहे हैं इस पर हम आगे भी काम करें। थोड़ा ये चीज़ क्लियर करिए, थोड़ा आपकी
वॉलमार्ट का रोल जो है इसमें, क्या सपोर्ट रोल किस तरह से है, थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। इसमें बेसिकली वॉलमार्ट की तरफ से एक तो हमारे को इस प्रोग्राम के लिए जो वित्तीय मदद है वो भी मिली है, और वॉलमार्ट की तरफ से हमको एक तरह का एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस भी आया है कि हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं। तो हम मार्केट साइड पर, जैसे आज भी सुबह के सेशन में बात हुआ था कि मार्केट साइड पर नज़र हट जाती है, आप प्रोडक्शन पे नज़र रखते हैं और आप थोड़ा ट्रांसपोर्ट पे, तो वो नज़र कैसे रखी जाए उस पर भी हमको इंटरेस्ट मिला।